क्या हमारी वाकई जो ये रिवायती खुराक है वो बैलेंस्ड है या हम कार्बोहाइड्रेशन और ऑयल का ओवरलोड ले रहे हैं? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है ओवर फीडिंग। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाने को इस चीज़ पे तरजीह देते हैं कि शायद इसको खाने से ताकत ज़्यादा आएगी। आपने इस्तेमाल नहीं की, वो ताकत फैट में कन्वर्ट होगी। हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं होगी तो आपको किडनी फेलियर तक हो सकता है। मौसम में बेहतरीन चीज़ जो है वो हाइड्रेट करने के लिए अपनी बॉडी को कौन सी है? पानी से अच्छा कोई भी अच्छा लिक्विड नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनका हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर होता है कंपैरेटिवली पानी से। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? प्रोसेसिंग पे। हमारे घरों में सुबह जो नाश्ते में होते हैं ना, वो अंडा पराठा हो, जब तक ना हो ना हमें हजम नहीं होता। हमें कहते हैं यार हमने नाश्ता ही नहीं किया। क्या ये वाकई दिन का अच्छा आगाज है या ये खामोशी से बीमारियों की बुनियाद रख रहा है? नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपका फिर बादशाह होना भी ज़रूरी है। आपके जो शौक हैं बादशाह वाले तो ज़रूर हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल वैसा नहीं है। आप रात सो रहे हैं 3 बजे 4 बजे और सुबह 8 बजे उठ के आप 2 नान निहारी चने अंडे खाएंगे तो वो बादशाह वाला सीन नहीं होगा। कोई भी चीज़ ना तो हेल्दी है और ना ही कोई चीज़ अनहेल्दी है। साइंस के लिहाज से देसी घी, नाशपाती घी, मक्खन और कुकिंग ऑयल में बेहतर जो चीज़ है वो आपके नज़दीक क्या है? ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बनाना चाहिए, उसका स्मोक रेट कम होता है। ऑलिव ऑयल को यूज़ करना चाहिए सिर्फ ड्रेसिंग के लिए। सैलेड बनाया उसके ऊपर आप 1 चम्मच ड्रेसिंग करें तो खाएं। जब आप उसको पकाते हैं तो उसका जो स्मोक रेट है बहुत कम होता है, वो डीनेचर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? पुरसुकून ज़िंदगी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन इफ्तिखार। नाज़रीन, पाकिस्तान में डाइट, न्यूट्रिशन और जैसे कि बदलती लाइफस्टाइल के हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ आज मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत ही नामवर जाने पहचाने डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। उनसे हम जानेंगे। मैं उनसे सबसे पहले सवाल जो आपसे करना चाह रही हूँ, पाकिस्तान में एक अजीब कन्फ्यूजन है कि ज़्यादा खाना ताकतवर बनाता है। क्या हमारी वाकई जो ये रिवायती खुराक है वो बैलेंस्ड है या हम कार्बोहाइड्रेशन और ऑयल का ओवरलोड ले रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे माशरे की सबसे बड़ी नाअहली ये है कि हम ओवर फीडिंग को प्यार कंसिडर करते हैं। आपके घर में मेहमान आ जाए या आप कहीं मेहमान चले जाएं, उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि इस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए ताकि वो इस चीज़ को पोर्ट्रेट करे कि शायद हम इससे ज़्यादा प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है ओवर फीडिंग। अच्छा। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाने को इस चीज़ पे तरजीह देते हैं कि शायद इसको खाने से ताकत ज़्यादा आएगी। अब उस ताकत को आपने इस्तेमाल कहाँ करना है ये मैटर करता है। आपने ताकत तो ले ली, अब उसको आपने इस्तेमाल ना किया, वो ताकत किस चीज़ में कन्वर्ट होगी? ताकत इज़ इक्वल टू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। आपने इस्तेमाल नहीं की, वो ताकत फ़ैट में कन्वर्ट होगी। फैट अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा आपको फैटी लीवर में, फैटी लीवर अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ से होगी आपको हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं होगी तो आपको किडनी फेलियर तक हो सकता है। तो इसका रूट कॉज सिर्फ है ओवर फीडिंग, और ओवर फीडिंग करने के बाद अपनी एनर्जी को, उस ताकत को एक्सर्ट ना करना, इस्तेमाल ना करना। अच्छा, दुनिया जैसे कि दुनिया भर में भी और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ रही है। आपके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? लाइफस्टाइल है या इसको ये कह लें कि आप जेनेटिकली ये सारी चीज़ बिल्कुल आप फ्लो में आ रही होती है? देखें, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस करके हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि हम कोई भी चीज़ खुद से करने पे राज़ी नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपने कुछ सब्ज़ी ख़रीदनी है, कुछ गोश्त ख़रीदना है, आप फ़ोन उठाते हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपके डोर स्टेप पे आ जाती हैं। कंपैरेटिवली अगर ये ना होता तो आप खुद से जाके ख़रीद के ले आते। बेशक आपको बाइक चलानी पड़ती, बेशक आपको गाड़ी पे जाना पड़ता, उसके लिए आपको घर से निकल के गाड़ी में बैठना पड़ना था, बाइक पे बैठना पड़ना था। इसमें भी एनर्जी लग रही है। अब नो डाउट आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी लग रही है, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं लग रही जितनी लगनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये चीज़ें हमें तब यूज़ करनी चाहिए इन केस ऑफ एमरजेंसी। जैसे घर में कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई बाहर से ख़रीदने वाला कोई नहीं है, उस केस में आप ये ऐप यूज़ करें, देन समझ में आता है। लेकिन हमने साइंस
साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने लिए जितना आसान उन्होंने बनाना चाहा, हमने उतना बना लिया, और अल्टीमेटली हमारा लाइफस्टाइल इतना ईजी हो गया है कि हम खुद से कोई भी चीज़ करने पे राज़ी नहीं है, हम चलने पे राज़ी नहीं है। और जापानीज़ कहावत है कि उस कौम के हस्पताल आबाद होंगे जिस कौम के ग्राउंड आबाद नहीं होंगे। आजकल आप देख ले ग्राउंड्स के क्या हालात हैं, लोग बैठते हैं तो ताश खेलने के लिए बैठते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एशिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है डायबिटीज़ में। अच्छा, ये तो चलो वर्किंग वुमेन जो हैं वो तो निकल जाती हैं, वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ हैं, आपने जैसे कहा कि इजी टू एक्सेस बहुत चीज़ें हो गई हैं, वन एप्लीकेशन अवे और ऑन योर डोर स्टेप, ये सारी चीज़ें। जो वर्किंग वुमेन का तो आपका साइड पर, हाउस वाइफ्स का इसमें फिर क्या रोल है, वो उसको फिर कैसे कर सकते हैं? देखिए, हाउस वाइफ ने सबसे पहले कंट्रोल करना है स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस कहाँ से है? वो पीर प्रेशर का स्ट्रेस है कि जी खामद आने वाला है, सालन में नमक ज़्यादा पड़ गया, इस चीज़ का स्ट्रेस, बच्चे तंग कर रहे हैं, सुबह स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म नहीं इस चीज़ का स्ट्रेस। वो अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन है वो हिला के रख देता है। अब उस बॉडी के हार्मोन में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो रही है। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो डायबिटीज़ आपके वन स्टेप अवे पड़ी हुई है। तो सबसे पहले जो हाउसवाइफ के लिए प्रिकॉशंस हैं और सजेशंस हैं वो ये है कि प्लीज़ जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसको कम से कम अवॉइड करें, उसमें पॉजिटिविटी फाइंड करें। क्योंकि मोस्टली जो फीमेल्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो बहुत जल्दी पॉजिटिव वे से नेगेटिव में का शिफ्ट हो जाती हैं और वो बहुत आप कह लें कि अनयूजुअल स्ट्रेस लेती हैं। आप स्ट्रेस मैनेज करें। दूसरा, जहाँ पे औरतें अपने आप को मर्दों के मद्दे मुकाबिल समझती हैं, फिर वर्कआउट में क्यों नहीं मद्दे मुकाबिल समझती कि जी वो तो मर्द है, कर लेंगे, वो तो जिम जा सकते हैं, जिम सिर्फ मर्दों को करनी चाहिए। आप भी कर सकती हैं जिम, फीमेल्स भी कर सकती हैं, जितना फ़ायदा। वो कहते हैं कि हमने घर के काम कर लिए, हमारे लिए यही जिम है। देखें, ये तो आप कह लें कि आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी है अगर आप इसको समझें, लेकिन आपकी बॉडी को जो डिमांड है उसको एक्सरसाइज चाहिए। अच्छा, किस एज में आप समझते हैं कि ये डायग्नोज हो जाता है या इसके सिम्टम्स कहीं ना कहीं रिवील हो जाते हैं? देखिए, डायबिटीज सबसे पहले ना 3 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 1.5 एंड टाइप 2। टाइप 1 होती है जो मरूसी डायबिटीज़ होती है, जो कि आपके वालदैन में से आप में ट्रांसफर होती है। एग्जैक्टली, इसकी एज होती है 10 से 12 साल। अच्छा। इस एज में ये डायग्नोज हो जाती है। अच्छा। जो 1.5 है उसे बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, ऐसी शुगर जो हामला ख़वातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होती है। अच्छा। उसमें जो आने वाला ऑफ स्प्रिंग है, नया पैदा होने वाला बच्चा है, उसके अंदर उसकी जीन एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी कि वो बच्चा आने वाले फ्यूचर में डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है अगर उसने अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल ना किया। अब जो तीसरी सबसे बड़ी और ख़तरनाक टाइप है वो है टाइप 2। टोटली बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न बेहतर नहीं है, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ओवर फीडिंग करते हैं, तो डायबिटीज़ आपको हो सकती है। और यही वजह, यही 3 जो मसले हैं पाकिस्तानी में बहुत कॉमन है, और बताते हुए बड़ी अफसरदगी हो रही है कि पाकिस्तान एशिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है डायबिटीज़ में। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उनमें ये चीज़ अभी जो से है वो इन्फ्लुएंस कर रही है या इंडल्ज हो रही है उनकी बॉडी के अंदर, ऐसे उनकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। इसके लिए स्टार्टअप कौन से आपने 12 इयर्स में बताया कि यहाँ पे डायग्नोज होना शुरू हो जाती है? कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जहाँ पे या तो रेगुलर चेकअप इसका किया जाए, अगर आप कुछ माएँ जो रेगुलर चेकअप नहीं करवा सकती ड्यू टू देयर बिजी स्केड्यूल, और जो फादर है उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से, वो ऐसा क्या करें कि उनको ये पता चले कहीं ना कहीं से कि हाँ ठीक है, हमारा जो बच्चा है या बच्ची है या ये इवन दो मैं हूँ या मेरे हस्बैंड है, इसमें ऐसे सिम्टम्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं? क्योंकि पता तब चलता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद पता चला ओ अच्छा है, इसको तो डायबिटीज़ है और ये तो ये स्टेज पर पहुंची हुई है। कि 3 से 4 सिम्टम्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर डायबिटीज़ को डायग्नोस किया जाता है। अगर हमारे देखने वालों में ये सिम्टम्स कॉमन हैं तो उनको थोड़ा सा फिक्रमंद हो जाना चाहिए, इनको शुगर हो सकती है। सबसे पहला सिम्टम कि बार बार पेशाब आने का मसला होता है। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, सुबह उठते हैं तो मुँह कड़वा होता है, हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाता है, आपकी जो नज़र है वीक होना शुरू हो जाती है, बैठे बिठाए आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ये 5 से 6 इलामात हैं। अगर
ये 5 से 6 इलामात में से कोई भी 3 से 4 इलामात किसी में है तो उसको फ़ौरन जाके अपना टेस्ट करवाना चाहिए। फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग एक दिन का टेस्ट करवाते हैं जो हम रैंडम जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवा लेते हैं। अब जो एक दिन वाला टेस्ट होता है वो सिर्फ उस एक दिन की डाइटरी रिकॉल के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि आपने आज के दिन क्या खाया है उसका रिजल्ट होता है। अब लेट्स सपोज आपने जिस दिन रिजल्ट कराया है आपने उस दिन कार्बोहाइड्रेट्स कम खाए होंगे, चीनी कम खाई होगी, ग्लूकोज कम खाया होगा, आपकी शुगर वैल्यू वहाँ पे ठीक आ रही होगी। लेकिन हमने जो टेस्ट करवाना है वो करवाना है HbA1c का टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पिछले 3 माह की एवरेज शुगर कितनी हाई रही है आपके खून के अंदर, इस चीज़ का रिजल्ट बताता है। अच्छा, ये कौन सी एज में स्टार्ट करते हैं? ये किसी भी एज में आप करवा सकते आप हैं। स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इनको हर 3 माह के बाद रिपीट करवाना चाहिए। क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट प्लान बनता है कि क्या इस मरीज़ को सिर्फ हम खुराक से ठीक कर सकते हैं, क्या इस मरीज़ को हमने इंसुलिन के यूनिट्स देने हैं, क्या इस मरीज़ को हमने साथ कुछ स्पेशल कोई ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस करना है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट ऑफ HbA1c। तो जो मैंने इलामात बताई हैं, अगर किसी भी पेशेंट में 2 से 3 इलामात हैं थोड़ा सा कंसर्न हो जाए। अब मसला ये है कि इस बीमारी का खौफ बहुत ज़्यादा है कि जी शुगर हो गई है और उसके बाद बहुत डेंजरस इसके साइड इफेक्ट्स इस तरह से हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, आपको ज़ख्म ना हो जाए, आपको कोई ऐसी चीज़ ना आप खा लें, या कई लोगों को बहुत ज़्यादा वो क्रेविंग होती है मीठे की, फिर इसमें ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। वो कहते हैं ना आपको जिस चीज़ से मना करो ना आपको हमेशा उस चीज़ की तरह भी आप अट्रैक्ट होते हैं, तो वो तो इस तरह से भी ये चीज़ें तो हमारे नाजरीन के लिए ये है कि इससे डरना छोड़ें। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी ब्लड प्रेशर है, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि आपको नहीं पता आपका ब्लड प्रेशर हाई हो और आपको स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो जाए। ये तो चले आपको बता देती है, सिम्टम दे देती है कि सर भारी हो रहा है जी, प्यास लग रही, बार बार भूख लग रही है, या आपको कोई ज़ख्म हुआ है ठीक नहीं हो रहा है, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब बीपी हाई लो होता है ना उसमें भी आपको सिम्टम्स पता चल जाते हैं, आपको चक्कर आना शुरू होते हैं, आपको ब्लाइंड थोड़ा सा होना शुरू हो जाते हैं। लाइफ रिस्क जो है ना वो ज़्यादा डेथ रेट पे जा रही होती है उस टाइम एज कम्पेयर टू डायबिटीज़, ड्यू टू स्ट्रेस एंड ऑल। एग्जैक्टली। तो डायबिटीज़ का बड़ा हवा बनाया हुआ है कि बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसको पॉजिटिवली कंसीडर करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस स्टेज में रख दिया है कि अब जो कुछ भी खाएंगे आपको पता चल रहा होगा आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, जैसे कि मौसम बदल रहा है, गर्मियों का मौसम अब आ रहा है, उसमें गर्मियाँ ही हैं, इनफैक्ट अब तो बल्कि जाने वाली भी बीच में होंगी। लोग ठंडी बोतलें, आइसक्रीम और बाज़ार के जो मशरूबात हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं असल में जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए। वो कहते हैं भाई हम लोग बॉडी हाइड्रेशन के लिए हम लोग कुछ भी पी लेंगे ना बस इन फॉर्म ऑफ लिक्विड तो वो बिल्कुल ठीक हो। पाकिस्तानी जो हैं वो मौसम में बेहतरीन चीज़ जो है वो हाइड्रेट करने के लिए अपनी बॉडी को कौन सी है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है पानी। पानी से अच्छा कोई भी अच्छा लिक्विड नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगी कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनका हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर होता है कंपैरेटिवली पानी से। कोल्ड ड्रिंक्स का? जी हाँ। हालांकि इनको मना किया जाता है क्योंकि उसके अंदर इन्होंने सारे ऐड किए होते हैं मिनरल्स और वाइटामिन्स अमूमी तौर के ऊपर। कुछ के अंदर जैसे गेटरॉइड्स हैं या कुछ, मैं अब नाम ब्रांड के लिए नहीं लेना चाह रहा, लेकिन रिसर्च ने प्रूव किया है इनसे हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर होता है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? प्रोसेसिंग पे। जब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इसके अंदर आप स्टेबलाइजर्स ऐड कर देते हैं, इसमें आप इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड कर देते हैं, वो मसला करते हैं। अब वो भी इतना मसला नहीं करते जितना हमने लोगों को डरा दिया है। आपने अपने सवाल के अंदर पूछा ज़्यादा इस्तेमाल, जो ज़्यादा वाला वर्ड इस्तेमाल किया है, दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक। जब आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अब मैं आपको मैंने बता दिया है कि इसका हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर होता है, पानी छोड़ के सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं वो सुबह उठते बैठते खाते पीते, वो आपके भी शायद घर में कोई ऐसा बच्चा होगा, ये शायद आप खुद भी होंगे जो पानी छोड़ के ये कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ ही ऐसे आते होंगे। तो हाइड्रेशन स्टेटस इनका कंपैरेटिवली बेहतर होता है एज पर अप्रूवन बाय द रिसर्च, क्योंकि हमने रिसर्च को लेकर चलना होता है, उसके ऊपर हमने आंख बंद करके यकीन करना होता है। द रीज़न इज़ हमारे लिए स्टैंडर्ड और बेंचमार्क वही होता है। लेकिन जो पानी है, सिंपल पानी, इससे अच्छा और कोई भी लिक्विड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है। अनटिल अनलेस वो पानी के अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ आ जाए, या टैप वाटर हो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, कोई वायरस आ जाए, या किसी ऐसी जगह से आ रहा हो पानी जिसमें आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज होंगे, इसमें कोई हाइजीन प्रोसेस प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कई लोग ना उनको बॉयल करके फिर फिल्टर करके फिर भी पीते हैं, फिर उसके बाद देखें एक ना स्टेटमेंट है, द मोर यू अवेयर द मोर यू सेंसिटिव। आपको जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होती है ना, आप उतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं।
कुछ चीज़ें आपको लाफिक्री में भी छोड़ देनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ों का पता ना होना भी एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अब लोग कहते हैं कि कैंसर हो जाएगा अगर आप प्लास्टिक वाली चीज़ ओवन में रख देंगे। आप जिस हवा में घूम रहे हैं उसमें इतना कार्बन है, उससे कैंसर नहीं हो सकता। आप जो प्लास्टिक वाली बॉटल पीते हैं, पानी पीते हैं, उसके अंदर से अगर आपकी धूप पास हो जाए तो एक प्लास्टिक है, BPS आई गेस बोलते हैं उसे, अगर प्लास्टिक BPS फ्री नहीं होता तो आपके प्लास्टिक में से फ्यूम्स पानी में आ जाते हैं। और आप देख सकती हैं कि नॉर्मली प्लास्टिक की बॉटल वाला कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा है, बल्कि है वही एग्जैक्टली। और जो आपका ड्यूरिंग लॉजिस्टिक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं ट्रक्स के ऊपर, धूप गुजर रही होती है उसमें, उसके अंदर से जो आप परफ्यूम लगाते हैं उसके फ्यूम्स होते हैं, जो आप पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, मिक्स कपड़ा पहनते हैं, उससे भी हो सकते हैं बहुत सारे इश्यूज। तो द मोर यू वेयर द मोर यू सेंसिटिव, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी लाफिक्री में छोड़ दें, लेकिन अपने एंड पे एहतियात ज़रूर करें। अच्छा, ये तो हो गई हमने गर्मियों के मौसम के हवाले से बात की कि बॉडी को डिहाइड्रेट या हाइड्रेशन वाली साइड पे हम लोग कैसे लेकर आएँ। अब आते हैं हम नाश्ते की तरफ, ब्रेकफास्ट की तरफ। वहाँ पे भी लोग बड़े, जिनसे हम क्योंकि लाहौरी हैं, पंजाबी, हम खाने पीने में ना बहुत आगे होते हैं, ठीक है। और हमारे घरों में सुबह जो नाश्ते में होते हैं वो अंडा पराठा हो, जब तक ना हो ना हमें हजम नहीं होता। हमें कहते हैं यार हमने नाश्ता ही नहीं किया, हम चाहे 2 बजे भी दोबारा करें ना, हमने करना अंडा पराठा, ये कुलचे खाएंगे, हम चाय पियेंगे और लस्सी पर मुश्तमिल जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो हम इनटेक करेंगे। क्या ये वाकई दिन का अच्छा आगाज़ है या ये खामोशी से बीमारियों की बुनियाद रख रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत भी है, कहा भी जाता है कि जो नाश्ता है बादशाहों की तरह करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपका फिर बादशाह होना भी ज़रूरी है। आप ये जिस दौर की मिसाल देते हैं उस दौर में देखें कि बादशाहों की फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी थी। घुड़सवारी करना, घुड़सवारी इट्सेल्फ बहुत बड़ी एक एनारोबिक एक्सरसाइज है, उसमें आपकी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न होती थी। अब आप देख लें कि आपके जो शौक हैं बादशाह वाले तो ज़रूर हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल वैसा नहीं है। एक सेकंड हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, क्लब्स बने हुए हैं लेकिन हम अफोर्ड, प्रॉब्लम इज दिस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक तो स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है। हाँ। आप रात सो रहे हैं 3 बजे 4 बजे और सुबह 8 बजे उठ के आप 2 नान, निहारी, चने, अंडे खाएंगे तो वो बादशाह वाला सीन नहीं होगा। तो वो उल्टा आप अपनी बीमारियों को अपनी तरफ आप वेलकम करें कि आएँ, डायबिटीज़, मैं आपका वेट कर रही हूँ, मुझे डायबिटीज़ हो। तो बेहतर ये है कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ अनहेल्दी है। देखिए, हम भी अपनी प्रैक्टिस से सीखते हैं, हम भी जो भी है रिसर्च है, लिटरेचर, उससे सीखते हैं। हम भी पहले कहते थे कि ये चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ अनहेल्दी है, लेकिन आज के दिन मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है, मे बी बहुत से लोग इसे डिनाई करें, कोई भी चीज़ ना तो हेल्दी है और ना ही कोई चीज़ अनहेल्दी है। मैन मेक्स इट हेल्दी और मैन मेक्स इट अनहेल्दी। अब लेट्स सपोज जामशीरी है, लोग कहते हैं जी हाय मीठा है, कार्ब्स है, इसको नहीं पीना चाहिए। और बड़ा हमारा फेमस है, हमारा नेशनल वो उसको ड्रिंक कह देते हैं। अब हम उसको नेशनल ड्रिंक कह देते हैं जामशीरी को। अब एक बंदा जिसने सारा दिन कुछ नहीं करना, वो बैठा जग में जामशीरी पीता जा रहा है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन ऑन द अदर साइड एक मजदूर है जो पिछले 6 घंटे से मजदूरी कर रहा है, अब उसकी वो डिमांड है, उसके लिए वो हेल्दी है। अब एक बंदा है वो गाजर खा रहा है, गाजर उसके लिए हेल्दी है, विटामिन ए मिल रहा है। ऑन द अदर साइड एक बंदा कुछ नहीं कर लेकिन गाजर का हलवा खा रहा है, उसके लिए वो अनहेल्दी हो जाएगा। अब किस बेसिस पे हेल्दी अनहेल्दी हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या वो हमारी डिमांड है, क्या वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है जिस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसका पोर्शन शायद हम ठीक खा रहे हैं, क्या हमें जिस टाइम पे खाना चाहिए हम उस टाइम पे खा रहे हैं, क्या हमने उसको खाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी, ऐसी एक्सरसाइज की है जिसके बाद हम उस चीज़ को डिजर्व करते हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर किसी भी चीज़ को हेल्दी या अनहेल्दी बनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अब बच्चों के अगर हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ का और कमज़ोर कद का जो मसला है वो बहुत ही ज़्यादा आम है। क्या ये सिर्फ गुर्बत की वजह से है, ये गलत फूड चॉइस भी जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है? देखें, सम हाउ गुर्बत इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, या इसको अब एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन मसला ये कि हम जितना अपना फाइनेंस रोटी चावल पे लगा देते हैं, अगर हम उतना फाइनेंस थोड़ा सा 20% या 30% कट ऑफ करके उसको हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए तो अल्टीमेटली आपका ओवरऑल एक्सपेंस वही आता है। लेकिन चूंकि हमारा रोटी चावल के साथ रिश्ता बहुत पुराना है, इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि भाई हमें रोटी 2 वक्त की मिल जाए, 2 नहीं 1 वक्त की मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब देखें ना, हम कहते हैं कि एक बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आप उसका ज़रा कैलकुलेशन करके देखेंगे पूरे माह में रोटी चावल कितना खा रहा है, उसकी कॉस्ट आएगी 1 लाख रुपया। फॉर एग्जाम्पल, उस 1 लाख के साथ उसको डायबिटीज़ भी हो रही है,
उस 1 लाख के साथ उसका ब्लड प्रेशर का मसला भी हो रहा है, उस 1 लाख के साथ उसको बाकी और भी क्रॉनिक डिजीज़ हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ रोटी और चावल तक ही स्टक है। अब उस 1 लाख में से अगर रोटी चावल के ऊपर आप एक्सपेंस 60,000 कर लें और 40,000 वेरिएशन ऑफ फूड के ऊपर कर लें, तो अल्टीमेटली कॉस्ट आपकी वहीं पे आएगी। मसला सिर्फ गुर्बत का है, मसला सिर्फ माइंडसेट का है। नहीं गुर्बत का भी है, गुर्बत का भी कह सकते हैं, गुर्बत का भी लेकिन है क्योंकि फल भी बहुत महंगा है। अगर आप इस साइड में भी आते हैं तो वो कहते हैं फिर हम बेहतर है कि हम सुबह की रोटी बनी है, रात की रोटी बनी है, उसको हम थोड़ा सा गर्म करके खा लें तो वो ठीक है। फ्रूट भी उनसे है ना, वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। एक मसला ये भी है अनफॉर्चुनेटली। खैर, एक तरफ ऑब्सेसिटी की बात की जाती है और दूसरी तरफ मैल न्यूट्रिशन की भी बात की जाती है। एक ही मुल्क में दोनों एक्सट्रीम पर क्यों मौजूद है? देखिए, ओबेसिटी इटसेल्फ एक मैल न्यूट्रिशन है। आपका अपने कद के हिसाब से या जो भी हमें एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड दिए गए हैं, अगर आपका उससे वज़न कम है तो यू आर सपोज टू बी अंडरवेट। अगर आपका उस स्टैंडर्ड या बेंचमार्क से वेट ज़्यादा है या आपका मसल मास बहुत ही ज़्यादा है तो यू आर सपोज टू बी ओबीज। तो दोनों ही मैल न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं। अब हमारे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड कुछ इस तरह की है, जिसके पास खाने को है बहुत ज़्यादा है, जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। अब जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है वो मैल न्यूट्रिशन है, जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो फिर ओबेसिटी के बाद अपना वेट कम करने की तरफ आते हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ये बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके पास वसाइल कम है तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट का इंतखाब करें जो कम वसाइल में आपको वेरिएशन ऑफ फूड का इंतखाब करके दें। क्योंकि हमारी जो फील्ड है इसको ज़रा टैग लगा दिया गया है कि इट्स ओनली फॉर द एलीट क्लास, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन लोगों का ख्याल ज़्यादा रखें जिनके पास वसाइल कम है, क्योंकि आपकी कंपैटिबिलिटी का तभी पता चलता है जब आप कम वसाइल में ज़्यादा ज़खायर या ज़्यादा वेरिएशन ऑफ फूड लेके आएँ। अच्छा, अब आते हैं जो मेल हज़रात हैं उनमें बड़ी ऑब्सेशन होती है जिम की। वैसे तो गर्ल्स में भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन बॉडी हमने बनानी है, मसल्स हमें दिखाने, बाइसेप्स हमें करना है। जिम कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नौजवान बॉडी बनाने के लिए बहुत से सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसमें प्रोटीन शेक भी इस्तेमाल करते हैं। कौन से सप्लीमेंट्स बेहतर हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं, इसका कैसे पता चलेगा? देखिए, सप्लीमेंट इटसेल्फ बिल्कुल बुरे नहीं हैं। सप्लीमेंट्स की पहले अब डेफिनेशन हमारे नाज़रीन के लिए जानना ज़रूरी है। इसके लिए मैं पहले मिसाल देना मुनासिब समझूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपको पूरे दिन में 100 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। अब उस 100 ग्राम को लेट्स सपोज मैग्नीशियम को एक नेचुरल सोर्स से पूरा करने के लिए हम कहते हैं पालक से पूरा कर लेते हैं जी, नेचुरल फूड खाना है। अब उस 100 ग्राम को पूरा करने के लिए आपको 2 से 2.5 किलो तक पालक खानी पड़ेगी, जो कि एक इम्प्रैक्टिकल है, आप नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। अब उस एग्जैक्टली, लेकिन आपकी वो फिर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अब उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या किया उन्होंने, उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसकी जो सबसे प्यूरिफाइड फॉर्म है उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको उन्होंने सप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी, हमें जो एक प्रोटीन है 30 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए 100 या 150 ग्राम तक गोश्त खाना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे जिनकी GIT एक्टिविटी ऐसी है वो गोश्त नहीं खा सकते। अब उनके पास एक पाउडर फॉर्म में सप्लीमेंट है, वो डिज़ोल्व करते हैं, वो पी लेते हैं। अब इसमें यह है कि सप्लीमेंट कहाँ से आ रहा है, उसकी सोर्सिंग क्या है, उसकी लाइसेंसिंग क्या है, किस किस अथॉरिटी ने अप्रूव्ड किया है। अगर तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं हैं। अच्छा, स्टेरॉइड्स भी लोग यूज़ करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में तो बहुत कुछ यूज़ हो रहा है और इसकी वजह से डेथ रेशो भी लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा बड़ी भी है। उसमें यह है कि हम चाहते हैं कि हम ओवरनाइट रिजल्ट्स ले लें। ओवरनाइट रिजल्ट्स लेने के लिए हम फिर ऐसी चीज़ों का इंतखाब करते हैं जो आपको रिजल्ट्स तो दे देते हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में आपकी जो सेहत है वो दाव पे लग जाती है। अब स्टीरॉइड्स क्या है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक है। एनाबॉलिक क्या करते हैं, वो दिनों में आपको बल्क प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि यू आर मतलब सीम टू बी अ हल्क, कि आप बहुत भारी हो जाते हैं। और मेल को थोड़ी सी आपको ऑब्सेशन होती है कि मेरे बाइसेप अच्छे हों, शोल्डर हों, सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे कहें कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बड़े फिट हो, मुंडा बड़ा सोना है, मुंडा बड़ा फिट है। सिर्फ इस चीज़ के लिए पीयर प्रेशर है, सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से लड़कियों को होता है। लड़कियों का अच्छा, लड़कियों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। लड़कियां कहती हैं यार हम स्लिम स्मार्ट लगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से ये सप्लीमेंट्स वाला या स्टेरॉइड वाला अब बहुत ज़्यादा इन हो गया। क्योंकि अभी कुछ टाइम में आप अगर पास्ट कुछ मंथ्स में, मैं ईयर्स की बात भी नहीं करी, मैं पास्ट कुछ मंथ्स में देखें, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, मेरे अपनी ही या आपकी सराउंडिंग्स में इवन तो काफ़ी जो
माशाल्लाह हेल्दी होते थे और उनकी स्किन काफ़ी नेचुरल ग्लो कर रही होती थी। उनको ये पता नहीं कहाँ से ये जुनून चढ़ जाता है कि हमने पतले होना है, बट उनको ये पता नहीं होता कि ये सप्लीमेंट बेहतर है, ये स्टेरॉइड हम लोग को लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या ज़्यादा कसूर जिम इंस्ट्रक्टर का भी है? आप क्या समझते हैं? कौन से उनको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो मस्ट हैं और वो नेचुरल हैं, जो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे? इन केस वो अब स्टेरॉइड को ले रहे हैं, कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इट्स ओके फाइन, बट ये चीज़ लाजमी करें, वो कौन सी है? देखिए, जो सबसे बड़ा इशू है ना वो सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उधर नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया जाता। और हम लोग इन्फॉर्मेशन को जब अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं अपने ऊपर, तो हमें 100 में से तकरीबन 60 लोगों पे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब जितनी भी कंपनीज़ हैं, आप बेहतर जानते हैं, मीडिया इंडस्ट्री से आप जुड़ी हुई हैं। जब भी कंपनी कोई चीज़ लॉन्च करती है तो वो उसको इतना ग्लैमराइज कर देती है सोशल मीडिया के ऊपर, यार बहुत कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके जो नेगेटिव पहलू जो है ना वो सारे ही डिस्कस कोई नहीं करता। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट इतने डिस्कस कर देते हैं, देखने वालों को लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ये मिस है, अगर ये आ जाए ना तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। उस पर फिर क्या करते हैं, वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं विदाउट हर और हिज असेसमेंट कि मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, मेरी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है। कि ऐड देखी, ऐड में लिखा है कि जी अगर आपने ज़िंदगी बेहतर करनी है, खूबसूरत नज़र आना है, बाल आपके घने हों, आपके नाखून बेहतर हों, तो उसके लिए आप ये गोली रोज़ाना खाएं। अब क्या आपको उस गोली की ज़रूरत है या नहीं है? ये जिस बंदे ने आपको बताना है, आप उसके पास नहीं जा रहे, आप उसको बाईपास करके, ओवरलैप करके डायरेक्ट मार्केट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बैरियर है आजकल के दौर का, कि एक मार्केटिंग ऐसी आ गई है जिसमें आप किसी भी चीज़ को ग्लैमराइज करके बेच सकते हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो मेक श्योर डैट के उस फील्ड से कोई रेलिवेंट बंदा है, आप उससे ज़रा एक ऑथराइज्ड व्यूज़ लाजमी ले लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि देसी घी जो घर में बनाया जाता है वो ज़्यादा खाने से, जितना ज़्यादा खाएंगे वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि देसी घी घर में बना है, वो फुल हाइजीनिक वाला जो सीन होगा वो इसमें सारा एडेड होगा। साइंस के लिहाज से देसी घी, नाशपाती घी, मक्खन और कुकिंग ऑयल में बेहतर जो चीज़ है वो आपके नज़दीक क्या है? और एक ऑलिव ऑयल के हवाले से बताएं। कुछ लोग इन सब चीज़ों को छोड़ के ऑलिव ऑयल की तरफ भी आ जाते हैं, वो ऑलिव ऑयल में खाना बनाना भी शुरू कर देते हैं। देखिए, जो ऑलिव ऑयल वाले होते हैं ना, ये मौसमी कॉन्शियस होते हैं। अच्छा। जो जिनको कह दिया जाए कि आपने परहेज़ करना है, वो परहेज़ की एक्सट्रीमिस्ट फेज पे होते हैं कि जब हमने ऑलिव ऑयल शुरू कर लिया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बनाना चाहिए, उसका स्मोक रेट कम होता है, वो डीनेचर हो जाता है। ऑलिव ऑयल को यूज़ करना चाहिए सिर्फ ड्रेसिंग के लिए। सैलड बनाया, उसके ऊपर आप 1 चम्मच ड्रेसिंग करें तो खाएं। जब आप उसको पकाते हैं तो उसका जो स्मोक रेट है बहुत कम होता है, वो डीनेचर हो जाता है, तो उल्टा वो आपको नुकसान दे सकता है। अच्छा। जी हाँ। तो ऑलिव ऑयल को आपने हमेशा जब भी इस्तेमाल करना है, कच्चा इस्तेमाल करना है। जैसे आप देसी घी को इस्तेमाल करते हैं रोटी के ऊपर चौपड़ के या अपने सालन के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो हमारे जहाँ सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी ऑलिव ऑयल में खाना बनाना शुरू कर दिया। और कितने का आपने सऊदीया से आ रहे हैं जी, नेचुरल है जी ऑलिव ऑयल, इसको इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा वर्जिन लिया है जी, 1 चम्मच ज़्यादा डाल दें, हम बहुत परहेज कर रहे हैं। अल्टीमेटम एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ अपने वेस्ट ऑफ मनी कर रहे होते हैं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं हो रहा होता। व्हाट अबाउट देसी घी वाला? देसी घी का जो स्मोक रेट है वो अच्छा खासा होता है। अच्छा। अगर आप उसमें खाना बनाते हैं तो सबसे अच्छा मक्खन के अंदर भी, क्योंकि एक तो नेचुरल सोर्स है, दूसरा अभी साइंस जो है ना कभी सैचुरेटेड की तरफ चली जाती है, कभी अनसैचुरेटेड की तरफ चली जाती है। अब इसमें यह है कि इस रिसर्च के पीछे भी ना बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, सॉरी टू से। ट्रू दैट, ये है, मिलती हैं सारी चीजें हैं। एक लॉबी बनी हुई है, एक सैचुरेटेड को प्रमोट करती है, एक अनसैचुरेटेड को प्रमोट करती है, डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्च ऑफ देयर मेडिसिन। जब उन्होंने मेडिसिन लॉन्च करनी है, लेट्स सपोज स्टेटिन्स लॉन्च करने हैं उन्होंने, जो कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग मेडिसिन है, उससे पहले क्या करते हैं, वो अपनी सारी रिसर्चेस जो हैं वो उस फेवर में ले जाते हैं जिस फेवर में उनकी मेडिसिन जा रही हो। तो उसकी SEO इतनी करते हैं, आप हमारे सामने जो भी पेपर आता है, रिसर्च पेपर आता है, हम कहते हैं कि शायद साइंस ये कह रही है तो हम इस तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं साइंस टिकने नहीं दे रही किसी भी तरफ, ना यहाँ रहने दे रही है, ना यहाँ रहने दे रही है। पता है क्या आता है, जहाँ तक मेरी स्टडी है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, या जहाँ तक मैंने लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, मसला आता है सोशल मीडिया का, मसला आता है ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस। अब मसला ये, अब सब मेरे पता नहीं सब लोग डिसएग्री भी करेंगे, बड़े बल्कि लोग शायद मेरे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट भी हो जाएंगे इस चीज़ को लेके।
हमारे पास बहुत इजी टू एक्सेस सब आ गया है, सोशल मीडिया फोन, का। ठीक है, हमने बनानी है, ओपन करना है, कैम ओपन करना है, हमारे मुंह में जो आएगा हम बोलेंगे और उसको क्या क्या करेंगे, लोग फॉलो करेंगे और देखेंगे हाँ भाई यार ये तो बड़ी गोरी चिट्टी और ये तो इस तरह से, तो ये तो खाते। अब ये नहीं पता कि यार हो सकता है इसके जीन्स में से ये सारी चीज़ आ रही हो, क्योंकि जेनेटिकली आप अब देखें कश्मीरी अगर आप देख लें, मैं अगर कास्ट के लिहाज से अगर हमारे, क्योंकि हमारे में ये चीज़ें बड़ी दिखी थी, वो चिट्टा है ना वो कश्मीरी होएगा, है ना, वो ऐसा ना और बट होएगा, वो एंजदा है ना वो इस तरह का टैग होएगा, लगा दिया ना टैग लगा दिया। तो अब वो क्या करते हैं, वो अगर कोई लड़की आती है, कोई भी मेल आता है मसल्स के साथ आता है, वो उन चीज़ों को आके एक चीज़ को प्रमोट करेगा ना, जी ये देखें जी आप इस गोली को खाएंगे आपके बाल इतने घने हो जाएंगे, चाहे उसके आधे से उतरे उसने विग लगा के बैठी हो वो, ठीक है। और आप अगर ये चीज़ यूज़ करेंगे तो आप भाई आपके ना नेल्स बड़े अच्छे हो जाएंगे, चाहे उसने एक्सटेंशन लगाई हो। अगर आप ये चीज़, आपकी लैशेस बड़ी लंबी हो जाएंगी। अब इसका क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि आप डॉक्टर्स के साथ रब्ता ख़त्म ना करें, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप 10 बीमारियां और साथ लेकर आते हैं, मसला ये भी है। राइट सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर बहुत मैटर करती है। कोशिश करें, मोस्टली ना लोगों का ये होता है कि हम उस डॉक्टर के पास जाएं जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हो, सफ़ेद बाल हो, टाई लगाई हो, और आप इस चीज़ को कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा। हाँ, लोग ना इस चीज़ को करते हैं कि शायद उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। उनको ये नहीं पता कि उनके पास इतना नॉलेज है, इतनी उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है कि उनके पास साइंस के साथ अपडेट होने का टाइम नहीं है। जो हम जैसे हैं, जो न्यूली है, हमारे पास टाइम है कि हमने सोशल मीडिया भी देखना है, उसको हमने साइंस के साथ कंपेयर भी करना है, फिर हमने अपनी एक हाइपोथेसिस देनी है, हमने एक अपनी राय देनी है कि अच्छा साइंस ये कह रही है, मार्केट ये कह रही है, क्या होना चाहिए। जो बड़े डॉक्टर हैं, नो डाउट बहुत नॉलेज होता है, लेकिन नॉलेज इतना होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो जो रिसेंट स्टडीज़ चल रही हैं उनके पेपर्स पढ़ लें। बहुत सारे पढ़ते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अलमिया ये है कि सफ़ेद बालों वाले डॉक्टर के पास जाना लोग मुनासिब समझते हैं कि शायद बहुत बड़ा नाम है, बहुत नॉलेज होता भी है। तो कोशिश करें कि जो यंगस्टर्स हैं, प्रैक्टिकली वो जो से है ना, वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आउट भी होते हैं, ठीक है, और ये वो शायद इस चीज़ को हम लोग जैसे यंग जनरेशन वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी हम लोग भी आ जाते हैं उनमें, मैं तो कहूँगी भाई मैं तो यंग जनरेशन में आती हूँ, आप भी आते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम देखते भी हैं, हम उस चीज़ में हमें पता है कि कौन कौन सी ऐप पे कौन कौन सी चीज़ें आपको वेरीफाई कर सकती हैं, ठीक है, कौन कौन से क्या क्या आपको चीज़ें बता सकती हैं। अब जो PR वाले जो लोग आते हैं वो आके, अब चाहे सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाए इस बात के बाद, अब वो जो PR वाले बीच में लोग भी आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो पैसे लेते हैं। अब बेचारे वो जो मासूम लोग हैं जिनको नहीं पता कुछ भी, अब समहाउ पता चल गया, लेकिन अभी भी उस तरह से कंप्लीटली अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जो फ़ोन है ना वो गांव-गांव में बच्चे के पास है, ठीक है, आपकी मेड के पास भी फ़ोन होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि यार ये बंदा सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। उसने देखा अच्छा यार ये ना सुबह के टाइम ना क्रीम लांदी है तो इसका रंग चिट्टा है, इसमें उसको वो ये चीज़ कर रही है, इसका मतलब इसके बाल अच्छे हैं, वो ये चीज़ कर रही है, वो बेसिकली आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं उनके लाइफस्टाइल को और उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों की तरफ मूव ऑन होना शुरू हो जाता है। जिस दिन हमने सोशल मीडिया को एक स्टैंडर्ड समझना बंद कर दिया ना, उस दिन हमारे मसले ठीक हो जाएंगे। हमें लगता है कि जो चीज़ टीवी पे आती है ना वो शायद रियल है, ठीक है, और जो हमारे मोहल्लों में है या हमारे इर्द गिर्द डॉक्टर्स बैठे हैं शायद वो नहीं, एक टीवी ते होते हैं। इसको मैंने टीवी पे देखा था, टीवी पे आया, इसका मतलब है कि यार बंदे की बड़ी अप्रोच है, बड़ा रियल है, और बहुत बड़ा फिटनेस ट्रेनर है, बहुत बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट है। लोगों को ये नहीं पता कि टीवी पे भी आप बहुत आसानी से आ सकते हैं, पेड मार्केटिंग है, आप एड मैनेजमेंट है, और इवन तो आप पैसे दो और आप आगे सारा कुछ पॉसिबल है। तो आप उसमें ये देखें कि उसका ऑथराइज्ड बंदा कौन है। आपके घर में कोई सैनिटरी का काम खराब होता है, आप डॉक्टर को नहीं बुलाते, आप सैनिटरी वाले को बुलाते हैं। लकड़ी का काम खराब हो, आप मोची को नहीं बुलाते, आप कारपेंटर को बुलाते हैं। तो जब फूड की बात आती है तो फूड एक्सपर्ट से राय क्यों नहीं लेते। अब आप मेडिसिन है, मैं आपको कहता हूँ ये मेडिसिन खाएं, आप नहीं खाएंगी क्योंकि आपको पता है खाओगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यू आर कंसर्न्ड अबाउट योरसेल्फ। तो आप फिर बगैर सोचे समझे फ्रिज में से कोई भी चीज़ निकाल के क्यों खा लेते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि इसका खा के क्या होगा मेरे साथ, जब आपने कंसल्ट ही नहीं किया अपने फूड के डॉक्टर के साथ या फूड एक्सपर्ट के साथ। कई इस फूड से मुझे याद आया, क्योंकि बातों से बातें वो कहते हैं निकलती, 2-3 दिन तक खाना पड़ा रहता है अक्सर फ्रिज में, 2 दिन तक चलो खाना पड़ा रहेगा, उसको हम अक्सर गर्म करते हैं, हम खा लेते हैं। उसके हवाले से बताया, क्योंकि उसको कहते हैं कि यार ये नहीं खाना चाहिए, इसमें आपके बैक्टीरिया जो होते हैं वो
इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, या बैक्टीरियल फूड हो जाता है वो बेसिकली, हमें नहीं पता होता। हम चूंकि खाना नहीं ज़ाया करना चाहते, हम गर्म करते हैं, हम 2 दिन पुराना खाना भी खा लेते हैं, या मेहमानों के सामने या किसी के सामने, जस्ट टू शो इतनी डिशेज हैं या इतने खाना पड़ा हुआ है, तो आज ज़रूरत नहीं है खाने की। देखिए, आपकी कॉमन सेंस ने ये इशू रेज किया है कि शायद ये ख़राब हो सकता है खाना। हाँ, लेकिन वो भी स्मेल से हम स्मेल करेंगे ऑन तो द अदर साइड आप टीवी पे ऐड देखेंगे कि फलाने कंपनी ने ऐड दी है अपनी फ्रिज की कि इसके अंदर फलानी शुआएं हैं जो कि इतने डिग्री से लेकर इतनी डिग्री तक काम करता है, नीचे वाले पोर्शन में इतना टेम्परेचर है, ऊपर वाले पोर्शन में इतना टेम्परेचर है। तो हम उस स्मेल को भी निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं जी, हमने फ्रिज ₹1,00,000 की लिया, ये ख़राब नहीं हो सकता। खराब नहीं हो सकती। देखिए, जो चीज़ फ्रेश है ना, उसका अल्टरनेटिव नहीं है। जो चीज़ आपने रख दी है ना 24 घंटे के लिए, अनटिल अनलेस में कोई आपने कोई एडिटिव्स ऐड नहीं किए, उसको आपने कमर्शलाइज नहीं किया, तो बेहतर ये है कि जो चीज़ आप जिस दिन बनाएं उस दिन कंज्यूम कर लें। अगर ज़्यादा हो गई है तो इंसानों के हकूक भी है, अपने इर्द गिर्द इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ज़रा परिंदों को दे सवाब भी दें। कमा लिया जाए। हाँ, सिर्फ अगर आपने इंसानी, इंसानों को नहीं देना चाहते, बहुत ही नफरत हो गई इंसानों से, तो आप परिंदों पे अब ईद आ रही है, देखिए फ्रिजों का हाल क्या होता है। हाँ, ये देखिएगा आप, ये तो ये मेन चीज आएगी अभी देखना भी, क्या फ्रिज के, मैं कहती हूँ लोग अपने हमसायों के फ्रिजों के, उनके हमसायों तक जाएंगे या रखने के लिए। अभी तो वो बड़ी हालत लगेंगे कि ये शॉपर हमारे हैं। फिर क्या होता है, जब लाइट चले जाती है, उस जो जमे हुए गोश्त के अंदर से ड्रॉपलेट निकलते हैं, आपके बर्फ वाले पानी में जाते हैं। अच्छा, वो डिफरेंट जानवरों के भी होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो इतना आप कह लें कि आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है कि आप फूड पॉइजनिंग क्यों ज़्यादा होती है ईद के दिनों में, यही वजह कच्चा गोश्त खा रहे हैं या डीफ्रोस्ट करके खा रहे हैं या 3-3 माह 4-4 माह पुराना गोश्त खा रहे हैं। नो डाउट बहुत सारे हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट कहेंगे जी टेम्परेचर मेंटेन्ड है, ये है वो है, लेकिन देखिए जो चीज़ फ्रेश है ना, उसको फ्रेश ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये जो ये भी बात में निकला ही, अब देखें कुर्बानी करेंगे लोग, उसमें लोग ये सारी डिफरेंट डिशेस बनाएंगे जिसमें चपले कबाब भी आ जाते हैं उसको। अच्छा, ये जो फूड है, ये जो मीट है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? मतलब कितना खाना चाहिए, कब तक खाना चाहिए? कब तक खाना चाहिए कि इस मीट को अगर आप चपली कबाब के वैसे बना कर रख लेते हैं फ्रीज़र में या फ्रीज़र में रख लेते हैं उसको फ्रीज करने के लिए, तो आप उसको कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं? जब तक उसका टेस्ट ख़राब ना हो, जब तक उसमें स्मेल आना शुरू हो। वो हम चाहे साल बाद ही खाते रहे, उसका टेस्ट रहेगा। तो जो आप रेस्टोरेंट से खाते हैं, डू यू रियली थिंक डेली आता है? वो इन्वेंट्री भी इतनी देर से फील होती है। और आपकी इतला क्लियर था, जितने हमारे केटरिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे हर इवेंट का बचा हुआ खाना स्टोर्ड हुआ होता है। क्या आपको पता है इस बात का? केटरिंग इंडस्ट्री का हर इवेंट का बचा हुआ खाना स्टोर्ड होता है और अगले इवेंट में वो यूटिलाइज भी होता है। यानी कि इवेंट नंबर 1 हुआ, उसका खाना बच गया, स्टोर किया, इवेंट नंबर 2 में वो उन्होंने चला दिया। यहाँ तक होता है पाकिस्तान में। वहाँ पे आप कह रहे होते खाना माशाल्लाह बहुत मजेदार था, पता चला आपको? नहीं पता चला। अच्छा, पाकिस्तान में अगर ख़वातीन की तो बात की जाए तो उनमें ख़ास तौर पर आयरन डिफिशेंसी जो सी है, विटामिन डी डिफिशेंसी का जो शिकार हैं, वो क्यों है? क्या रीज़न है? क्या धूप भी मौजूद है और खाना भी मौजूद है? इसकी रीज़न क्या है? मेरे पास ना पेशेंट जो आते हैं ना फीमेल, मैं उनसे पूछता हूँ कि दिन में या हफ्ते में आपके घर कितनी दफ़ा गोश्त बनता है? वो प्राउडली कहती हैं जी 4 बार ही बनता है गोश्त। ठीक है, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि जी 4 दफ़ा, हाँ, मतलब इस स्टेटस तक की आती हैं। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार, मतलब 4 दफ़ा जिसके घर हफ्ते में गोश्त बन रहा है, लाइक वो तो मीडियोकर नहीं है। हाँ। ठीक है, फिर जब उनसे पूछा जाता है कि आप कितना खाती हैं? हाँ। 1 बोटी शोरबे के साथ, दिल किया, बच्चा रो रहा है, बोटी निकाल के सालन में से बच्चे को दे दी कि आप खा लो। अल्टीमेटम फीमेल जो है वो मीट लवर नहीं है। ठीक है, हमने मीट को भी मर्दाना खुराक जरा टैग लगा दिया कि बंदों की खुराक है, दुम्बा खाना, बकरे खाना। हाँ, प्राउडली बताते हैं, हमारे घर तो सब्जी बनती नहीं, हमारे घर तो गोश्त ही बनता है। ये चीज़ है, जो फीमेल्स हैं उनको स्मेल आती है एक तो गोश्त में से, एक ये वजह है। दूसरा ये है कि चाय जो है वो फीमेल नहीं छोड़ सकती राइट आफ्टर द मील। आपने देखा होगा पाकिस्तान में प्रैक्टिस बहुत कॉमन है, खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने का कॉन्सेप्ट होता है। मैं पीती हूँ। उसमें यह है कि अप टू सम एक्सटेंट जो है आयरन बाइंड हो जाता है और आयरन की एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि आप खाने के थोड़ी देर बाद आप चाय पे। हाँ, मैं चाय पीती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद उसमें कंपाउंड होता है टैनिन, जो कि आपके खाने के अंदर मौजूद आयरन को बाइंड कर लेता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद आज मैंने आयरन से भरपूर खाना खाया, लेकिन जो चाय है बहुत हद तक टैनिन जो है उसके अंदर मौजूद आयरन को बाइंड कर लेता है और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप उतना आयरन आपकी बॉडी में जज़ब ही नहीं होता।
हाँ मतलब आप चाय ज़रूर पिए, मैं चाय लवर्स के लिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद चाय लवर हूँ। चाय को आप नहीं ठीक है, छुड़वा सकते, लेकिन आप गैप लेके, खाने के साथ गैप लेके उसके बाद आप चाय पिए, चाय को वो आप तो बिल्कुल हमारे नहीं छेड़ खैर सकते। हाँ। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वैसे ही हमने चाय को अशरफुल मशरूबात बनाया है। इसके ऊपर आप नहीं कंप्रोमाइज़ अच्छा, कर विटामिन डी सकते। के लिए क्या खवातीन को विटामिन डी क्या? के लिए पाकिस्तानी फूड कल्चर में कोई ऐसी फूड नहीं है, अगर है तो उसमें विटामिन डी बहुत कम है। अंडे की जर्दी की बात कर लें, उसमें आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। विटामिन डी को पूरा करने के लिए आपको 16 अंडे की जर्दियाँ खानी पड़ेंगी डेली। कौन खाता है? कोई भी नहीं खा सकता। नहीं, जिम बॉयज खाते हैं, वो एग वाइट खाते हैं, यॉक नहीं खाते, जर्दी नहीं हाँ खाते। वो फेंक देते हैं यस, उसको। लेकिन उससे विटामिन डी जो है पूरा नहीं होता। मछली कितनी देर आती है हमारे सीज़न में सर्दियों के अलावा? हाँ वो भी वंस इन अ ब्लू मून, सर्दियों में और भी, वो उसमें भी डेली बहुत बेसिस एक पे नहीं। स्पेसिफिक टाइप है जिसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है, उसकी झिल्ली हम खाते नहीं जिसमें मोस्टली विटामिन डी ज़्यादा होता है। फिर आ जाते हैं बीज, बीजों में विटामिन डी है लेकिन बहुत कम है। तो यही वजह है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट को फ़रोग क्यों मिला, क्योंकि पाकिस्तानी फूड कल्चर के अंदर कोई भी ऐसा रिचेस्ट सोर्स नहीं है जिसको खाने से विटामिन डी पूरा हो जाए। तो फिर बेहतर ये कि आप धूप में बैठे यस, रहो। धूप में बैठे हैं, लेकिन धूप में बैठने का भी एक स्पेसिफिक टाइम है। आपने देखोगे चढ़दे लेंदे सूरज की रोशनी में बैठना, अक्सर वर्ड सुना होगा। जब आप अब न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको जॉन्डस होता है, डॉक्टर कहते हैं जी इसको आप श्वाएं लगवाएं, चढ़दे लेंदे, उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। अच्छा, ये चढ़ते नहीं कि सूरज की जब भी उठे आप जाके धूप में बैठ जाए विटामिन डी हम ले रहे हैं। उससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, अलबत्ता टैनिंग ज़रूर हो जाएगी, बर्न ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, और उसमें जो रूल ये होता है कि आपने कुछ स्पेसिफिक पार्ट एक्सपोज करने होते हैं अपने जिस्म के, जैसे अच्छा ये सिर्फ आपका पाकिस्तान के लिए है कि ओवरऑल द वर्ल्ड के लिए? ओवरऑल उसमें यह है कि आपने अपना नेक जो है वो एक्सपोज करना होता है, अपनी कोनी एक्सपोज करनी होती है, अपने अपने नीज एक्सपोज करना होती है। यही वजह होती है मोस्टली हमारे बॉडी के हिस्से काले होते हैं क्योंकि यहाँ से विटामिन डी है जो एब्जॉर्ब हो रहा होता है। अच्छा, सोशल मीडिया पर दूसरे दिन कोई जैसे है वो डाइट आ जाती है, जैसे कीटो आ गई और इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई, फिर उसका कार्निवोर डाइट आ गई, इस तरह की डाइट्स वगैरह उनसे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। आप क्या कर रही हैं? मैं ये वाली डाइट कर रही हूँ। तुम कौन सी कर रही हो? मैं ये वाली डाइट कर रही हूँ। अच्छा हाँ, इससे बड़ा हो रहा है। और पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो बॉडी है और रिवायती खुराक के हिसाब से कौन सी जो चीज़ है वो वाकई काम करती है? देखिए, बैलेंस डाइट का ना कोई भी मुतबादिल नहीं है। आप कीटो कर लें, आप फैट डाइट कर लें, आप एग डाइट कर लें, फिर वाटर डाइट कर लें। आजकल वाटरमेलन डाइट बहुत हाइप पे जा रही है गर्मियों की वजह से। एट द एंड ऑफ द डे आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं वो बैलेंस डाइट नहीं पूरी करनी है। ये सिर्फ होते हैं मार्केटेड स्टैंडर्ड की स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि जी अब नई डाइट लॉन्च कर दी जाए, इसमें ये सारी चीज़ ये खाएंगे, ये बिल्कुल नहीं खाएंगे। और हमारी फील्ड में नो का वर्ड नहीं है कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपने ये नहीं खाना। हम कहते हैं कि ज़रूर खाएं, पोर्शन साइज़ देखें, खाने के बाद इसको एक्सर्ट कर लें। ये बेसिक मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारी फील्ड की। लेकिन ये जो डाइट ट्रेंड्स आते हैं, ये ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में आते हैं। जैसे आपने देखा कीटो का बहुत ट्रेंड आया था कि जी कितना आया था, हर दूसरा जिसको नहीं भी जरूरत थी ना वो भी लगा हुआ था, क्या है कीटो कर रहे हैं या एग्जैक्टली। लेकिन वो कीटो वाले स्मार्ट तो हो गए थे लेकिन गंजे भी हो गए थे। ठीक है, तो हाँ ऑब्वियसली जब आपका जिस चीज़ की आपकी बॉडी में डिफिशिएंसी आएगी तो उसका तो फिर आपको आउटकम अल्टीमेट हम स्मार्ट क्यों होते हैं? खूबसूरत नज़र आने के लिए। तो खूबसूरती में आपके बाल भी उतने शुमार होते हैं जितना आपका जिस्म का वज़न इस्तेमाल होता है। तो ऐसी डाइट का क्या फ़ायदा जिससे आप गंजे हो जाए और आपका वज़न कम हो जाए। और फिर आप क्या करते हैं कि जो कीटो डाइट है इसकी जो आपने फ़ैट और प्रोटीन खानी होती है जो कि पॉकेट फ्रेंडली ऑलरेडी नहीं है। फैट या इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो होता है फैट और प्रोटीन हमें कहा जाता है फैट वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, फैट वाली चीज़ से दूर रहना, ये आपकी बॉडी में ये कर देगा वो कर देगा, बिल्कुल ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। लेकिन उसमें ये होता है कि इसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, नो डाउट। लेकिन अब हमने सारी ज़िंदगी रोटी चावल खाए हैं और सारी ज़िंदगी रोटी चावल खाने हैं। अगर तो आपने सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ना है तो आप ये ट्रेंड अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें टोटली एक चीज़ का बाइकआउट कर दिया जाता है। अगर तो आपने सारी ज़िंदगी अपनी लोकल रवायती अपने ख़ित्ते की खुराक खानी है तो आपको बिल्कुल भी चीज़ें नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। देखें, अगर चीज़ें इतनी ही बुरी होती तो अल्लाह ताला क्यों बनाते हैं? रोटी है, चावल है, अनाज है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि आप हर चीज़ खाएं लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। मैं तो हर बंदे को ये कहती हूँ, मैं ये कीटो शीटो और ये वो इन सब की तरफ मैं नहीं किसी को भी रिकमेंड करती पर्सनली। मैं सबको यही कहती हूँ आप चीज़ उनसी है वो हर चीज़ खाएं,
हर चीज़ खाएं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। देखिए, जब बनाने वाले ने बनाई है तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप ज़रूर खाएं, बिल्कुल सी बात है। पोर्शन साइज़ को आप प्रेफर करें कि हमने कितना खाना है, मुझे कितनी ज़रूरत है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? बात वही है, यू हैव टू कंसल्ट टू अ न्यूट्रिशनिस्ट, जिसने आपको बताना है कि जी आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट इतनी है, आपने ये चीज़ इतनी खानी है, इस टाइम खानी है, इस तरह खानी है, इस तरह बना के खानी है। तो न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा, गर्मियों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन, मैंने जैसे पहले भी बात की थी, केसेस बढ़ जाते हैं। एक आम पाकिस्तानी जो मजदूर, ड्राइवर या आप ये कह लें कि आउटडोर जो वर्कर है, वो दिन भर में खाना पीना के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसको क्या करना चाहिए? खाने पीने के लिहाज सबसे से क्या पहले खाना तो पीना चाहिए? इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें। हाइड्रेशन बेहतर करने के लिए जो आपके गर्मियों में तरबूज काबिल सर फहरिस्त है, क्योंकि 90% पानी होता है उसके अंदर। स्कंजबीन काबिल सर फहरिस्त है। विटामिन सी है, बहुत ज़्यादा है स्कंजबीन, तो जी हाँ। वाकई वो बॉडी में सारी फिर अगर जो लोग ये इतने चैन चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ओआरएस ख़रीद नहीं सकता तो आप घर में भी ओआरएस बना सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 5 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डाल लें, ये आपका घर में ओआरएस तैयार हो जाता है, जिससे आपकी काफ़ी हद तक जिस्म की नमकियात बेहतर हो जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी है? नहीं, डायबिटिक के लिए नहीं है। अगर डायबिटिक की इतनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ। उसमें बिल्कुल ले सकता है। अच्छा। लेकिन कोशिश करें डायबिटिक पेशेंट जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा। ये हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लेबर तबका है, जिसने सारा दिन काम करना है, जिसने सारा दिन धूप में काम करना है। ऑब्वियसली बात है, हाइड्रेशन भी डिस्टर्ब उसकी होनी है। हाइड्रेशन उसकी डिस्टर्ब नहीं होती जो सारा दिन घर में रहता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें लेबर को डिस्कस करना चाहिए जिन्होंने सारा दिन काम करना है। तरबूज का इस्तेमाल करें, स्कंजबीन का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया करें या थोड़ा सा चीनी शामिल कर लिया करें। उसके अंदर ये है कि नमक लेने से जो पानी है जब आपके जिस्म में स्टे कर जाता है। अगर सिंपल पानी पिएंगे, यूरिन पास होगा, पानी आपका सारा निकल जाएगा। अब आते हैं चाय लवर्स की तरफ, जहाँ पहले हम रुके थे, अभी भी हम वहाँ पे आएंगे वापस। पाकिस्तान में चाय शायद सबसे ज़्यादा पी जाती है। ज़्यादा चाय पीने से जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर खाली पेट जब चाय पीते हैं? जिस्म से पानी निकल जाता है सारा। ये डायरेटिक होती है बेसिकली। इसको पीने से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तब तक स्टूल पास नहीं होता जब तक हम चाय ना पी लें। हैं? बहुत बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी। स्मोकिंग और चाय 2 ऐसी चीज़ें हैं। होता क्या है कि इसको खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद आपके जिस्म में से जो पानी है सारा निकलना शुरू हो जाता है ड्यू टू कैफ़ीन और टेनिन की वजह से। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चाय का गर्मियों में, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, और कुछ भी नहीं होता। चाय से एम ही डराते हैं। देखें, चाय एक कह लें कि हमारे कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। हम इससे लोगों को डराने की बजाय हम इसको लोगों को बता दें कि इस टाइम इस्तेमाल कर, इतना वक्फा रख लें, तो मेरा ख्याल है कि इसको ना छुड़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, चाय में शुगर की जगह कुछ लोग गुड़ भी इस्तेमाल करते हैं, बेहतर क्या है? और कुछ लोग वो क्या ऐसे कहते हैं, कैंडल, सुक्रोल, स्टीविया इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, वो भी अगर तो आप कैलोरी कॉन्शियस है ना, अगर आपने कैलोरीज कम करनी है, हाँ, तो आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है कि ब्रांड की तरफ मेरा ख्याल है ना ही चाय तो ज़्यादा बेहतर है ना। अब लेकिन चाय के अंदर आप 1 चम्मच चीनी ना डालकर अपने आप को बड़ा परहेजी साबित कर रहे होते हैं कि जैसे मैं बहुत अच्छी परहेज कर रहा हूँ। ऑन द अदर साइड आप 3-3 रोटियाँ खा रहे होते हैं। वहाँ से आप 12-14 चम्मच चीनी ले रहे हैं, और यहाँ से एक चाय का मेजर एलिमेंट है जो है ही चीनी, जिससे मज़ा ही आपको आना है। हाँ। जब आपने चाय को ही इंजॉय नहीं किया तो क्या फ़ायदा उस फीकी चाय का, उस कैंडल वाली चाय का, उस स्टीविया वाली चाय का। उसमें चीनी ज़रूर डालें, लेकिन ऑन द अदर साइड जहाँ से आप एक्सेसिव शुगर ले रहे हैं रोटी चावल से, वहाँ से आधी रोटी कम कर दें। वहाँ से आधी रोटी कम करने से उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, यहाँ 1 चम्मच चीनी कम करने से टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये तो गई हमने नौजवान नस्ल की, या उन अब बातें बुजुर्ग हजरात, वो थोड़े से एक्टिव हो जाएं। उनके जोड़ों में, अब खैर बुजुर्ग भी नहीं, अब हम लोग बल्कि स्कूल गोइंग में रहते ना, यार कमर में बड़ी दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। और जो मसल लूज का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो बड़ा वो उसका शिकार रहते हैं। ये बस जितने भी 50 साल के बाद खुराक में सबसे बड़ी जो तब्दीली है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, प्रोटीन का पूरा ना होना ये अब तक मसला चल रहा है हम पाकिस्तानियों का, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं
पहले उनकी एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा थी कि वो जितना मर्जी रोटी चावल खा लेते थे वो हिसाब किताब बराबर कर लेते थे। चूँकि बुढ़ापे में आके उनका जितना भी काम करने वाला सीन है वो ऑफ हो जाता है, लेकिन फूड उनकी वहीं पे रहती है, यानी कि खाना पीना उनका वहीं पे रहता है, लेकिन उनकी जो एक्सरसाइज है या जितना वो काम करते थे अपने खेतों में, खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर लैंड को करते थे, वो कम हो गया। उससे क्या हुआ, खाना कम ना हुआ, उम्र के साथ साथ जो वर्क जो फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, खाना वहाँ पे रहा, और अल्टीमेटली उम्र के साथ साथ आपके जो स्टमक है वो आपका साथ देना कम कर देता है, आपको खाना हजम नहीं होता। जब को खाना हजम नहीं होता तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो बुज़ुर्गों के लिए कि नरम ग़िज़ा का इंतखाब करें। आप जो भी रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसको किसी भी चीज़ में डबो लें, स्पेशली शोरबे के अंदर, यखनी के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये है कि जो स्टमक पे लोड नहीं पड़ता, खाना सही तरीके से हज़म हो जाता है। अब दर्दें क्यों होती हैं कि हमने उन मसल्स को यूज़ ही नहीं किया। आप जिन मसल्स को यूज़ नहीं करते, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर या स्ट्रेस आता है मसल के ऊपर तो मसल पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज एक बंदा कभी नहीं ज़िंदगी में भागा, उसको आप कहते हैं कि जी अब 1 किलोमीटर भागना है, वो 1 किलोमीटर भागेगा, उसकी जो भी मसल्स हैं रनिंग में इन्वॉल्व होंगे, स्ट्रेस में आएंगे, पेन निकल आएंगे, क्योंकि पैसे मसल मेमोरी बनी ही नहीं है। तो मसल मेमोरी बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये तो हमने अभी थोड़ी जितनी भी डिस्कशन की वो हमने खाने पीने का लिहाज से की। कुछ लोगों की शिकायत ये भी होती है कि मैंने कुछ खाया नहीं है लेकिन यार मेरा वज़न बड़ा ज़्यादा होता जा रहा है, इसकी क्या रीज़न है? हम पानी पीते हैं तो भी लगता है, हवा भी लगती है। एग्जैक्टली ये वाली चीज़। अच्छा, जो वेट है ना, बेसिकली ये फूड के साथ साथ आपके हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। आपने एक वर्ड सुना होगा, मेटाबॉलिज्म मेरा बहुत तेज़ है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत कम है, ये खाता है इसको लगता नहीं है, और ये खाता है इसको बहुत ज़्यादा लग जाता है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिज्म। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है उनमें क्या होता है कि उनका वज़न किसी भी चीज़ खाने से बढ़ जाता है। वो एक्चुअली वज़न नहीं होता, वो ब्लॉटिंग होती है, वो इन्फ्लेमेशन होती है जिस्म की। अगर आप स्केल के ऊपर वज़न करेंगे तो वज़न आपका उतना ही रहेगा, लेकिन आपको अपना बहुत फूला हुआ नज़र आ रहा होगा। वो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? जब आपकी खुराक के अंदर प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक ना हो, या एक्सरसाइज ना करते हो। इन्फ्लेमेशन जिस समय बढ़ जाती है उसके लिए एक टेस्ट होता है ESR का। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर सोजिश या सोजन ज़्यादा है तो ESR का टेस्ट लाजमी करवाएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सोजिश है या आपका वज़न बढ़ रहा है। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए अपना हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर रखें, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी पिएँ, नींद बेहतर करें, और नेचर के करीब जाएँ। अब नेचर के करीब जाने का मुराद ये है कि हमारी बॉडी वॉक शॉक करें, और एक हमारी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम होता है, यानी कि किस टाइम आपको सोना चाहिए और किस टाइम उठना चाहिए। आजकल जो सबसे बड़ा मसला हार्मोनल इम्बैलेंस का, फीमेल में जिसे PCOS कहा जाता है और मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हम नेचर के अकॉर्डिंगली सोते नहीं हैं। सर्केडियन रिदम का एक जो सबसे आइडियल टाइम ये है कि रात 9 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक का टाइम। अगर आप इस टाइम पे नहीं सोते तो आपके जिस्म में वो सारे अच्छे हार्मोन जिन्होंने आपके जिस्म को फैसिलिटेट करना है, जिन्होंने आपकी सेक्सुअल लाइफ को इन्हांस करना है, उनकी सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाती है। और यही वजह है कि आजकल के दौर में PCOS हर 5 में से 1 ख़वातीन को लाजमी है, और मेल इनफर्टिलिटी 3 लोगों को है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी मर्दानगी सिर्फ इस चीज़ के साथ जोड़ ली है, मसल्स बनाने हैं भाई, हमने बाइसेप्स बनाने हैं, सिक्स पैक बनाने हैं। इस वजह से इस टैबू को डिस्कस ही नहीं करते, लेकिन PCOS से ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं। एनीवेज, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच ज़ैन। वेलकम। पुरसुकून ज़िंदगी से फिल वक्त इतना ही। आई होप सो कि आप ज़ैन की बातों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए होंगे, और उन्होंने आपको बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी दे दी होगी जो आप लोगों को नहीं पता होगी, और वो सब चीज़ों के बारे में आज हमने बात की है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और आपको पता नहीं होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।